कौन सा समाचार रहा सुर्खियों में, किस घटना को नहीं मिल पाया मीडिया में स्थान, कौन सी खबर सही जगह से चूकी, क्यों चली गई फ्रंट पेज की न्यूज भीतर के पन्नों पर, कौन से लेख का क्या है सार, क्या रहा हर दिन का खास, आप देखेंगे सलिल संदेश के साथ। अब प्रस्तुत है सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर मोदी का समाचार रोक। नमस्कार, सलिल संदेश के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी समाचार समीक्षा को लेकर आपके सामने मौजूद हूं। हमारे साथी सनाउल्लाह खान साहब व्यवस्थागत कारणों के चलते आज समीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। प्रयास रहेगा आप तक ठीक बात पहुंचा पाऊं। आज बात दैनिक जागरण से करेंगे। दैनिक जागरण की जो आज लीड स्टोरी है फ्रंट पेज पर, वो है आयकर छापे, 100 करोड़ के लेन देन और टैक्स चोरी से जुड़े दस्तावेज जब्त। भारत में टैक्स चोरी से संबंधित छापे कोई नई बात नहीं है और ये लीड का कारण भी नहीं है, क्योंकि आए दिन विभिन्न महानगरों में छापे पड़ने की बातें सामने आती रहती है और करोड़ों की संपत्तियां जब्ती भी होती है। यहाँ लीड की वजह ये है कि जिस फर्म पे छापा पड़ा है या जिस छापों के केंद्र बिंदु में जो फर्म है, दरअसल वो स्वास्थ्य क्षेत्र में सर्जिकल इक्विपमेंटों को सप्लाई करती है। अब यहाँ गंभीर मसला ये है कि जब छापे पड़े, नकदी, ज्वेलरी, सभी चल संपत्ति के दस्तावेज देखे जाते हैं। उन्हीं में ये देखा गया कि वो जो सर्जिकल इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं शासकीय विभागों में, स्वास्थ्य विभाग में, खासकर अस्पतालों में, तो उनमें चाइना का माल बहुत ज्यादा है और चाइना के जो उसमें स्टिकर है या उसमें प्रिंट है मेड इन चाइना, उसे मिटाकर मेड इन इंडिया लिखा गया है। यानी स्वास्थ्य मामलों में आम आदमी के स्वास्थ्य से छेड़छाड़ की गई है। ये बड़ा गंभीर मसला है। शायद यही कारण है कि दैनिक जागरण आज स्टोरी को फ्रंट की लीड बना रहा है। एक छोटी सी खबर है इसी दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पे, सिंगल कॉलम में निपटाया है। जो प्रवक्ता है कांग्रेस के पवन खेड़ा, इनके पास 2 वोटर कार्ड या 2 वोटर आईडी रखने का मामला पाया गया है और चुनाव आयोग ने इस मामले में इनको नोटिस दे दिया है। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस आजकल जो मुहिम छेड़े हुए है वोट चोरी, जाहिर है उनका आरोप भाजपा पर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और चुनाव आयोग, इन तीनों पर है कि ये लोग मिलकर कांग्रेस के खिलाफ या विपक्ष के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं और वोट चोरी के माध्यम से केंद्र में या विभिन्न प्रदेशों में एनडीए अथवा भाजपा की सरकारें बनी हुई है। अब एक कहावत है कि जब अपने घर शीशे के हो तो दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं फेंके जाते। ये पवन खेड़ा साहब के साथ हो गया। क्योंकि पवन खेड़ा प्रवक्ता है कांग्रेस के, तो उन्हें भी उसी लीग पे बोलना है जिस लीग पे राहुल गांधी बोल रहे हैं, यानी वोट चोर प्रधानमंत्री, वोट चोर नरेंद्र मोदी, वोट चोर चुनाव आयोग। तो जब ये बोल रहे हैं तो बड़ा शर्मनाक एक मामला इनके खिलाफ आ गया है कि इन पे खुद पे भी 2 विधानसभा क्षेत्रों में वोटर लिस्ट में नाम होने के प्रमाण हैं और इसको लेकर नोटिस मिल गया है। जाहिर है कार्रवाई अच्छी नहीं होना है। इसके आखिरी पेज पे आती है जागरण के पे, तो एक बड़ी शॉकिंग खबर है। जज साहब ने एक मामले से अपने आप को अलग कर लिया है। हाईकोर्ट के जज हैं न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा। मामला है जो संजय पाठक हैं, विधायक, विजय राघवगढ़ के विधायक हैं ये, तो इनके ऊपर कुछ रेवेन्यू चोरी करने संबंधित आरोप हैं और करोड़ों रुपए की वसूली इनके ऊपर निकाली गई है और संभव है कि आने वाले फैसले में इनके खिलाफ एक बड़ी राशि अदा करने का मामला सामने आने वाला था। लेकिन जज साहब ने अचानक इस केस से हटने का फैसला कर लिया और ये बताया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि जो संजय पाठक हैं उनके द्वारा मुझसे संपर्क करने का प्रयास किया गया है, उनके द्वारा फोन किया गया, संदेह के लिए इतना पर्याप्त है। कल ये बात सामने आए कि मेरे और संजय पाठक के बीच कोई कनेक्टिविटी है, इससे अच्छा ये मैं इस केस से अपने को अलग कर लूं, और उन्होंने अपने को इस केस से अलग कर लिया। बड़ी
कहना चाहिए सात्विक खबर है, और ये न्यायपालिका में स्वच्छता और शुचिता को बनाए रखने का अच्छा उदाहरण है। शायद और भी जो अधीनस्थ जमीनी अधिकारी कर्मचारी है इससे सीख लेंगे। अब पत्रिका पे आते हैं। पत्रिका का फ्रंट पेज की जो मेन लीड खबर है वो है इंदौर के बड़े अस्पताल में लापरवाही, चूहों ने नवजात की जिंदगी ली। कल जब हम और सना साहब बैठे थे तो इस मसले पर हमने कल बात की थी। चूहों द्वारा बच्चों को काटे जाने का मामला कल भी चर्चाओं में था, और आज ये बात आगे बढ़ी तो नवजात की जिंदगी चली गई। अब यह काबिले गौर बात यह है कि चिकित्सालय की ओर से या सुरक्षा विभाग की ओर से ये एक्सेप्ट किया जाना बड़ा मुश्किल होता है कि मौत हमारी लापरवाही से हुई। वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं जहां ये प्रमाणित हो सके कि ये जो मौत है ये हमारी गलती से नहीं है, इससे कारण कुछ और रहे होंगे। जैसे एक बच्चे के बारे में उन्होंने कह दिया कि उसका पहले से वो गंभीर था, उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी, बल्कि हार्ट डेवलप ही नहीं हो पाया था, ठीक है। और एक नवजात के बारे में कहना है कि उसके माता पिता छोड़ के चले गए उसको। तो मसला ये छोड़ के चले गए या नहीं चले गए ये अलग बात है। बात यह क्या बच्चों को चूहों ने काटा, या ये हटा दिया जाए कि चूहों के काटने से ही नवजात मरे, ये भी हटा देते हैं। लेकिन ये तो सत्य है ना कि चूहों ने नवजातों को काटा, ये मामला कम गंभीर है क्या? अब उसमें मौत किस कारण से हुई ये बहस का विषय नहीं होना चाहिए। बहस का विषय ये भी नहीं है कि चूहों ने काटा। जब काटा है तो स्वास्थ्य विभाग को एक बार में इस बात को मान लेना चाहिए, तो ठीक है, वरना हम भी जानते हैं जांच के परिणाम क्या निकलने वाले हैं। पत्रकार ने सेकेंड लीड उसी खबर को बनाया है जो जज साहब ने संजय पाठक के केस से स्वयं को अलग कर लिया है। यह भी वही खबर है, और करोड़ों की जो टैक्स चोरी अभी हम जागरण में देख चुके हैं वो पत्रिका की सेंट्रल स्टोरी है। पत्रिका के सेकंड फ्रंट पे चलते हैं। भारत ने रचा इतिहास, देश में बनी पहली सेमीकंडक्टर चिप, इसका नाम रखा गया है विक्रम। ये वाकई में बहुत बड़ी खबर है। यदि आज के युग को देखा जाए सब कुछ चिप के अंदर समा गया है। हमें याद होगा जब हाइब्रिड या सॉलिड स्टेट टेलीविजन देखा करते थे या रेडियो देखा करते थे तो बहुत सारे बाल हुआ करते थे। एक रेडियो का वजन 10-10 किलो हुआ करता था, और टीवी तो 15-20 किलो 25 किलो तक की हुआ करती थी। अब उन सभी कंपोनेंट्स को एक चिप में समाहित कर दिया गया। वो चिप जो उंगली के पोर पर आ जाती है, और उस चिप का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में तो लगती ही है, चाहे वो मोबाइल हो, कोई भी गैजेट्स हो, लैपटॉप हो, टेलीविजन हो, या फिर व्हीकल्स हो, गाड़ियों में भी इसका बड़ा योगदान है। और यहाँ से लेकर जो हम अंतरिक्ष को लेकर बड़े बड़े अनुसंधान कर हर जगह चिप का अस्तित्व है। तो ऐसे में चिप कहना चाहिए एक संजीवनी, एक प्राणवायु हो गई है विज्ञान के लिए। ऐसी चिप यदि भारत में बनती है तो ये बहुत बड़ी बात है, और एक लंबी छलांग है विकास के क्षेत्र में। भारत की चिप पहली प्रधानमंत्री को समर्पित की गई है। ये एक अच्छी खबर है और सीख है और विदेशी ठेकेदारों को जो ये समझते हैं कि भारत को अपनी नाजायज हरकतों से वो दबा लेंगे। एक विशेष खबर पत्रिका में रही। बाकी अखबार के एंड में लास्ट पेज पे उन्होंने सेकेंड लीड बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को, जो उन्होंने एक वर्चुअल रैली कल संबोधित की थी। बिहार चुनाव को लेकर मामला है। हेडिंग है, मेरी माँ को दी गई गालियां, ये हर माँ बहन का अपमान। ये गहन अध्ययन का विषय है। गहन अध्ययन का विषय इसलिए है ये कि एक तो राजनीति में शुचिता बनी रहे, इसके प्रयास शायद बहुत कम हो गए हैं। इस तरह के प्रशिक्षण समारोह भी अब राजनीतिक दलों में आयोजित नहीं होते। यदि होते हैं तो उनका एक ही मोटिव रहता है, वो ये कि हमें ये इनके प्राकरणिक जीत दर्ज करानी है। सत्ता पक्ष का है यदि है तो उसका ये रहता है कि विपक्ष को हमें बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देना है। यदि विपक्ष का है तो वो कहता है सत्ता पक्ष को भूलने तक नहीं देना है, तो हम विपक्ष हैं। लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहूंगा कि भाजपा के पास, ये उसका बड़ा सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी का, उसके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी मातृ संस्था है। इसकी हैसियत उतनी ही है जितनी त्रेता युग में वशिष्ठ जी की हुआ करती थी, कि जब
दशरथ जी किसी मुसीबत में आते थे या कोई फैसला लेने में दिक्कत होती थी तो अपने गुरु वशिष्ठ जी से वो मार्गदर्शन प्राप्त किया करते थे। हालांकि वशिष्ठ जी का राजतंत्र में या राज व्यवस्था में कोई दखल नहीं था, लेकिन वो एक उचित सलाह राजा को दिया करते थे। वही स्थिति राजनीति में भाजपा और संघ की है। संघ वशिष्ठ जी की भूमिका में है और वो आए समय भाजपा को प्रशिक्षित करता रहता है और बताता रहता है क्या उचित है क्या अनुचित है। यही कारण है कि भाजपा की ओर से देखिए बहुत कम गलतियां होती हैं। चुनाव की ले लें आप, चुनाव जब भी आता है कांग्रेस की ओर से एक कोई बड़ी गलती उसके मुंह से निकल ही जाती है। बल्कि मैं तो यही कहूंगा कांग्रेस बैठे बैठाए मुद्दा देती है भाजपा को हर चुनाव में। कभी नीच कहा जाता है, कभी कफन का सौदागर, कभी खून का सौदागर, कभी माँ की गाली। तो ये सब जो चीजें हैं ये राजनीति के निचले स्तर को दर्शाती हैं। मैं तो कहता हूं यदि कांग्रेस की खेमे से या उनकी सभा से ये बात निकलती है तो ये कांग्रेस के लिए गौरव की बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया उन्होंने। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को इस बात बाबत ताकीद करना चाहिए। ऐसा करके वो मोदी का कद कम कर पाएंगे इसमें संदेह है, लेकिन वो अपना स्वयं का कद बहुत छोटा करते जा रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह शेष नहीं है। तो ये पत्रिका का पहला और आखिरी पेज था। इसके बाद अब आएंगे दैनिक भास्कर पर। दैनिक भास्कर ने भी वही लीड ली है विधायक संजय शाह वाली, जिसमें उन्होंने एक जज साहब से संपर्क करने की कोशिश की सुनवाई के पहले। जज साहब ने अपना उस केस से अपने को अलग कर लिया। ये फ्रंट लीड है भास्कर की। अब आए एक सेंट्रल न्यूज पर, इसे हम बोलेंगे एक महत्वपूर्ण बॉक्स न्यूज है ये फ्रंट की, जिसमें भास्कर लिखता है 40 लाख तक की ईवी पर जीएसटी घटाकर 5% करने का फैसला संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली इशारा कर चुके थे 15 अगस्त के भाषण में कि दीपावली के पहले वो एक खुशखबरी जीएसटी को लेकर जनता को और देश को देने वाले हैं। मुझे लगता है यही वो इंडिकेशन था जिसमें अब ईवी पर 5% जगह टैक्स होता है। तो बड़ी बात है क्योंकि अभी हमारा जो निचला स्लैब वो 12% का है। यदि 5% की श्रेणी में ईवी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन तो ये बड़ा 7% की गिरावट होगी टैक्स में। इससे जो निर्माता हैं विक्रेता है इनको तो लाभ होगा ही, लेकिन आखिर तो टैक्स पेयर कंज्यूमर होता है उसको बहुत बड़ा फायदा इसमें होने जा रहा है। दवाओं मेडिकल उपकरणों का स्लैब भी संभवतः 12% से घटकर 5% में आ रहा है। ये और ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि आजकल बीमार होना भी बड़ा महंगा हो गया है और फिर स्वस्थ होना तो जोखिमपूर्ण है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक बड़ा मानवीय पहलू देखा है केंद्र सरकार ने, इसके लिए बधाई की पात्र है। हाँ, जिस तरह से जीएसटी में गिरावट हो रही है उससे उन काम धंधों को भी एक ऑक्सीजन मिलेगी, एक बूस्टर मिलेगा जो ट्रम्प टैरिफ के चलते थोड़ा सा अपने को खतरे में घिरा सोच रहे थे। तो ये जो स्लैब जब घटेगा तो एक लागत में कमी आएगी और हमारे यहाँ का निर्यातक है भले वो ट्रम्प से या अमेरिका से निर्यात ना कर पाए, लेकिन अन्य देशों में निर्यात के अवसर खुले हुए हैं और वहाँ इस जीएसटी कम होने का लाभ भारतीय उत्पादकों को मिलने जा रहा है। भोपाल का फ्रंट पेज कहता है, ये इसे हम दूसरा पृष्ठ कहेंगे भास्कर का इनसाइड। यहाँ दरअसल लीड ही है, ये दूसरे क्रम पर है, ये लीड है फॉन्ट के हिसाब से। जमीन सरकारी थी तो बोर्ड क्यों नहीं लगाया, हमने ड्यूटी चुकाई, अब अतिक्रमणकारी हम कैसे हो गए। दरअसल ये आम आदमी का मामला है और ये मामला केवल भोपाल तक सीमित नहीं है, ये मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों तक छाया हुआ है। तो कारण सिर्फ इतना सा है कि इसमें जो भूमाफिया होते हैं इनकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में और जहाँ रजिस्ट्री होती है पंजीयन विभाग, वहां इनकी सेटिंग बड़ी शानदार होती है। और यही कारण है कि ये जिस जमीन की चाहे मन बना लें, सेटिंग इनकी शानदार हो जाए, उस जमीन को ये बेच देते हैं। प्लॉट बना दें, फ्लैट बना दें, मल्टी बना दें और ये कंज्यूमर को बेच के और अपने आप को पाक साफ साबित कर लेते हैं, अलग हो जाते हैं, एक बड़ी रकम कमा लेते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि जैसे अभी नोटिस गए हैं भोपाल के कई उन लोगों के पास जिन्होंने प्लॉट लिए हैं, लेकिन मालूम चला कि प्लॉट एक भूमाफिया द्वारा कब्जाए गए थे। तो अब सवाल ये उठता है कि यदि भूमाफिया ने प्लॉट कब्जाए थे
तो जब वो रजिस्ट्री कर रहा था तो पंजीयक महोदय क्या कर रहे थे? मतलब पंजीयक महोदय का काम सिर्फ शुल्क वसूलना है, पंजीयन शुल्क ले लो लाखों रुपए का, ये मत देखो कि कौन आदमी किस चीज की रजिस्ट्री कर रहा है। हमने सीधा कंज्यूमर के ऊपर डाल दिया। अब कंज्यूमर इतना अभ्यस्त भी नहीं होता और ना एक्सपोर्ट होता है इन चीजों का, लेकिन बिल्कुल कोई संशय नहीं है रेवेन्यू और पंजीयन विभाग इस चीज के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि इन्हें छोड़ दिया जाता है। दरअसल इलाज इस बीमारी का यही है कि ये जो मिले हुए हैं भूमाफियाओं से विभागीय भ्रष्ट अधिकारी, यदि इन पे व्यापक व्यक्तिगत कार्रवाइयां होंगी तो ही ये मामले रुकेंगे और तो ही ये माना जाएगा कि हाँ, ये प्रशासनिक अमला है, उसकी रुचि भ्रष्टाचार करने में है। वरना ये फॉर्मेलिटियां हैं और कंज्यूमर को परेशान करना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। दैनिक भास्कर का ये सेकेंड फ्रंट है। यहाँ वही कंपनी पे छापे जो स्वास्थ्य संबंधी उपकरण सप्लाई करती है वो लीड है, और सेकेंड लीड में वही खबर जहां चूहों द्वारा नवजातकों को कुतरने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है। नोटिस जारी हुए, सब फॉर्मेलिटी है, होती रहती है। तो भास्कर की इस खबर के साथ में अभी लगभग वो सभी खबरें हैं जो अन्य अखबारों में हम लोग देख चुके हैं। नवभारत पर आते हैं। नवभारत में फ्रंट पेज की सेंट्रल स्टोरी है, अन्य अखबारों में भी यही आगे पीछे कहीं इसको समाहित किया गया है। सिंधिया की तीसरी पीढ़ी के हाथों में कमान। दरअसल ये मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से संबंधित खबर है। इस पे निर्विवाद और निर्विरोध ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पुत्र महा आर्यमन सिंधिया अध्यक्ष चुने गए हैं। पहले से ही तय था, क्योंकि जब फार्म भरे गए थे तो इनके खिलाफ में कोई फार्म सामने नहीं आया। जाहिर है इनके पिता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक अच्छी जमावट की थी, और ये भी एक खूबसूरत इत्तेफाक है कि जो उनके सबसे प्रबल विरोधी थे, जो हर चुनाव में उन्हें चैलेंज किया करते थे, कैलाश विजयवर्गीय, वो भाजपा में आ गए हैं। तो एक सहज एक अच्छा समन्वय बन गया। पहले माधवराव सिंधिया, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब महा आर्यमन सिंधिया मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए हैं। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश का क्रिकेट राष्ट्रीय क्षेत्र पर लंबी छलांग लगाएगा, क्योंकि इनके जो दादाजी हैं वो भी मैदान में क्रिकेट के शॉट लगाते रहे हैं, और ज्योतिरादित्य तो एक मंझे हुए खिलाड़ी भी कहे जाते हैं। लिहाजा ये गुण महा आर्यमन में भी होंगे ही, इसका फायदा वो मध्य प्रदेश को पहुंचा पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। उज्जवल भविष्य और उज्जवल उनका कार्यकाल, ऐसी शुभकामनाएं। यह एक छोटी सी खबर सिंगल कॉलम की है। निर्मला सप्रे, ये विधायक हैं बीना की, इनके खिलाफ एक याचिका लगाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि ये बीजेपी में शामिल हो गई हैं, तो कांग्रेस के नाते कांग्रेस के मैंडेट पर ये जीती थी, तो इनकी अब विधानसभा सदस्यता जो निरस्त करना चाहिए। अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष है उनके द्वारा लगाई गई थी। इसका बड़ा रोचक पहलू ये है कि वो कांग्रेस को बिलोंग कर रही थी और कांग्रेस के मैंडेट पर ही जीती थी, और ये याचिका कांग्रेस ने ही लगाई थी कि उनके विधायक की विधानसभा सदस्यता हटाई जाए, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है, भाजपा में चली गई है। जो निर्मला सप्रे हैं उनकी खूबसूरत जो कहना चाहिए अदा कह लो या उनकी कार्यप्रणाली है, वो ये है कि उन्होंने ऑन पेपर भाजपा की मेंबरशिप नहीं ली है। तो जाहिर है ये अदालत में भी प्रमाणित नहीं हो पाया, लेकिन हाँ ये तय है कि जब कभी भी कोई विधानसभा का सत्र होता है और जब विरोध की बात आती है तो निर्मला सप्रे जो हैं वो कम से कम सरकार का विरोध नहीं करती हैं। उनके इस आचरण से ये प्रतीत होता है कि वो भाजपा में अंतर्मन से जा चुकी है, कांग्रेस का ठप्पा मात्र रह गया है। फ्लैश स्टोरी है बॉटम की, अंतिम पृष्ठ पे नवभारत की। वो कहती है भाजपा महिला नेत्रियों ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा। ये एक शानदार ब्रह्मास्त्र है भाजपा का कांग्रेस के लिए। भले ये भोपाल की घटनाएं हैं, लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर अब भाजपा ने सभी महिला नेत्रियों को मैदान में उतार दिया है। कारण वही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मां के बारे में अपशब्द कहना, उसे गाली कहा जा रहा है। तो ये जो चीज है वो कम से कम महिलाओं को रास नहीं आने वाली।
आप नेताओं को कुछ भी कह सकते हैं, आरोप कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ भी नहीं, लेकिन ठीक है, एक सीमा तक आपको छूट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परिवार को लोगों को उसमें शामिल करें, खासकर वो लोग जिनका राजनीति से लेना देना है ही नहीं है। अब कोई परिवार पूरी राजनीति में है तो निश्चित है वो तो फिर काजल की कोठी में रह के दागों से नहीं बच पाएगा। लेकिन जहां तक मोदी जी की माँ का सवाल है तो वो तो राजनीति में थी नहीं, और उनका आदर्श जीवन सभी ने बहुत नजदीक से देखा है, किस तरह अभावग्रस्त जिंदगी में भी उन्होंने अपने बच्चों को इस योग्य बनाया कि सभी बच्चे, भले वो मध्यम वर्गीय जीवन जी रहे हैं, संघर्षपूर्ण जीवन है मोदी जी के समझ सभी भाइयों का, और लेकिन उनमें से एक उनका सपूत है वो देश की कमान संभाल रहा है, तो मैं समझता हूँ वो जीवन भी संघर्षपूर्ण ही है। ऐसी माँ को अपशब्द कहना, मैं समझता हूँ जिन्होंने ऐसा कहा है उन्होंने सूरज की ओर मुंह करके थूकने का प्रयास किया है, परिणाम उसका हम सभी जानते हैं क्या होना है। तो ये एक प्रयास था आज के समाचार पत्रों का। निसंदेह सना साहब की गैरमौजूदगी मुझे यहाँ खटक रही है, लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में तैयार रहना चाहिए। व्यवस्थाएं हैं, उनकी काम की अपनी मजबूरियां हैं, अत्यधिक जब काम का कभी कभी लोड हो जाता है तो हम लोगों को जो संसाधन हमारे सामने उपलब्ध हैं, सब समीक्षा कितनी हमारी सक्सेस रही, इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आपको लगता है जन सरोकार में हमारे प्रयास हैं तो कृपया हमें लाइक दें, ये जो हमारे कंटेंट इनको वायरल करें, और सलिल संदेश चूंकि आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।